हम ये सोच रहे हैं कि दिल्ली जयपुर जैसे बड़े सिटी में तो इवेंट होते ही हैं, हमारा मुख्य ग्रामीण इलाके में करवाने का यही मकसद है कि जो ग्रामीण प्रतिभाएं हैं वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कैसे निकलेंगी, क्योंकि एक राष्ट्र नीति का विषय है जिससे आने वाली पीढ़ी अगर कहीं ना कहीं जर्जर हो जाएगी तो मैं समझता हूँ राष्ट्र भी जर्जर हो जाएगा। इसलिए राष्ट्र को बचाना है तो युवाओं को बचाना है। उस हिसाब से हिसार में पिछले दिनों नशाखोरियों के घर को तोड़े गए। अब जैसे वहाँ से जो खबर आ रही है, घर तोड़ने के बाद जो पहले 50 में बेचते थे अब वो 250 में बेच रहे हैं और लोग ले रहे हैं उसको। अगर आपके पास ऐसी कोई खबर है तो आप पुलिस को खबर क्यों नहीं देते? बात तो आप पत्रकार महोदय हैं, आपको ही मैं इसके लिए कटघरे में खड़ा करूँगा। मुझे लगता है कि हमारा जो खान पान है, हमारी जो जड़ी बूटियाँ है, जो हमारे घी दूध दही, और मैं तो हरियाणा की बेटी हूँ, जहाँ दूध दही का खाना वो मेरा हरियाणा। तो मुझे ये लगता है कि जो विल पावर और जो ताकत हमें मिलती है वो हमारे साधारण खान पान से मिलती है। मैंने कभी भी मांस मीट नहीं खाया, कभी भी मैंने कोई ऐसा प्रोटीन सेवन नहीं किया, मैं कभी जिम नहीं गई करके, और गांव की छोटी छोटी बच्चियों को और उनको प्रतिभाओं को जानने के लिए, उनको करने के लिए इतना बड़ा बहुत ही अच्छा और बेहतरीन जो प्लेटफार्म दिया है, उनमें आज बच्चों ने जो ट्रॉफी उसमें देखा है तो उनका जोश बहुत ज़्यादा बढ़ा है। जी महाराज जी, नशे के लिए आपने बीड़ा उठाया है निरंतर की। युवा पीढ़ियों की बात करें, नशे में अगर सुने, जैसे आपने हुक्का बार की बात की, सभी तरह के नशे के लिए क्या लगता है आपको, जिस हिसाब से आपने मुहिम शुरू की है, कितना कामयाब हो पाएंगे हम लोग? देखिए, मैं समझता हूँ कि कामयाबी के लिए हमारा कार्य संत के रूप में और एक शिक्षक के रूप में और एक जिम्मेवार व्यक्ति और प्रेरित जागरूक होने के नाते हमारा ये दायित्व बनता है कि हम लोग अपना कर्तव्य निर्वहन करें। हम लोग अपनी मेहनत में किसी भी प्रकार की प्रतिबद्धता को कम ना होने दें। हम अपना कर्तव्य अदा करेंगे। फसल बोना किसान का कार्य है, फसल देना परमात्मा का कार्य है। मैं समझता हूँ हम कर्म करेंगे, फल की इच्छा परमात्मा पर छोड़ रखी। परमात्मा जरूर हमें सफल करेंगे। व्यक्ति कोई भी आम व्यक्ति हो चाहे विशेष व्यक्ति हो, सबका दायित्व बनता है अपने राष्ट्रीयता और अपने संस्कृति और सनातन पर्व और त्यौहार के साथ जिस प्रकार के उल्लास और खुशी रखते हैं, इसी प्रकार एक समृद्ध समाज की स्थापना के लिए भी हमें एक प्रसन्नता रखनी होगी, तभी जाकर श्रेष्ठ समाज की स्थापना हो सकती है। प्रबुद्ध जनों की चुप्पी राष्ट्र के लिए बहुत घातक सिद्ध होती है। तो देश और समाज के जितने प्रबुद्ध व्यक्ति हैं उनको कहीं ना कहीं इन विषयों पर चुप्पी तोड़नी चाहिए और सामने आकर के चर्चा करनी चाहिए, क्योंकि एक राष्ट्र नीति का विषय है जिससे आने वाली पीढ़ी अगर कहीं ना कहीं जर्जर हो जाएगी तो मैं समझता हूँ राष्ट्र भी जर्जर हो जाएगा। इसलिए राष्ट्र को बचाना है तो युवाओं को बचाना है। आज का कार्यक्रम था एक तरह से ट्रॉफी का अनावर था, उसमें आने वाले समय मार्च में जैसे कार्यक्रम में आप क्या कहेंगे, जो आयोजन जो जिन्होंने किया है उसको लेके किस तरह की शुभकामनाएं देंगे, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इस प्रकार के कार्यक्रम जो कि एक पीढ़ी को युवा चेतना के रूप में या एक शानदार मोटिवेशन के रूप में या संस्कार के रूप में जब मिलती है तो मैं समझता हूँ कि समाज से बहुत सारी जो अपराधों की क्षमताएं और अपराधों की जो बढ़ोतरी है उसमें कहीं ना कहीं बड़ी कटौती होती है, अपराध घटते हैं और आम जनजीवन भी और सामान्य बुद्धि का व्यक्ति भी जो कि विशेषतः है वेदों, उपनिषदों, दर्शनों और व्याकरणों से संबद्ध ना रहने के कारण जो कि जल्दी ही दिशाहीन होकर के नशा आदि में पड़कर जीवन को बर्बाद कर लेता है, उनको ये जो साधारणतया कार्यक्रम खेल आदि का है ये एक नई चेतना देने का कार्य करेगा, संबल देने का कार्य करेगा, प्रेरणा देने का कार्य करेगा, दिशा देने का कार्य करेगा। इस प्रकार के कार्यक्रम कहीं ना कहीं समाज के संयोजन के लिए भी एक उत्कृष्ट भूमिका निभाते हैं और इस प्रकार के कार्यक्रमों की बढ़ोतरी पूरे देश के अंदर जगह जगह हमारे जिस प्रकार आज यहाँ योगेश ने जो कार्यक्रम किया, योगेश शर्मा ने, ऐसे ऐसे बहुत सारे योगेश शर्मा देश के अंदर पनपाने हैं। जब वो योगेश शर्मा तैयार होंगे तो इस प्रकार के कार्यक्रम भी विशेष फेस्टिवल के रूप में भी, अन्यथा मैं समझता हूँ कि विभिन्न विकल्पों में हमें मिलेंगे जिससे एक नई ऊर्जा और ताकत और संस्कार के रूप में उसका अद्यतन हो पाएगा। जिस कार्य से मन, बुद्धि, शरीर और आत्मा उत्तम हो जाए वो कार्य संस्कार कहलाता है। इस प्रकार की उत्तमता के लिए जो आज योगेश ने काम किया है वो वास्तव में मुक्त कण से प्रशंसनीय और सराहनीय है। इस प्रकार के कार्य समाज में संस्कारों की एक ज़बरदस्त बाढ़ लेके आते हैं। आप देख सकते हैं कि जितने भी क्राइम हो रहे हैं उन सब के खिलाफ कोई ना कोई कानून है। क्या कानून चोरी का है लेकिन चोरी घटी, चोरी खत्म हुई। बलात्कार के कानून है लेकिन क्या कानून बनाने मात्र से ही क्या इसके ऊपर रोक लग पाई? जब तक मैं समझता हूँ कि लोग जागेंगे नहीं, अवेयरनेस नहीं फैलेगी, तब तक कोई भी अपराध नहीं रुक सकता। कानून जितने भी हैं वो मैं समझता हूँ कि और भी ज़्यादा टाइट होने चाहिए, लेकिन उन कानूनों की परिकल्पना हम तभी कर सकते हैं जबकि समाज के अंदर संस्कारों की एक ज़बरदस्त कहीं ना कहीं बाढ़ आए। जी, जैसे कि नशे के लिए आपने बात की, समाज सेवी संस्थाएं भी लगी, आप लोग भी लगे, उसके साथ सरकार की अगर भूमिका की बात करें, नशे की तरफ सरकार का कोई ऐसा कदम नहीं है कि जो कि नशा बंद करने के लिए करे, कंट्रोल करे? हरियाणा के अंदर वर्तमान समय के अंदर मैं देख सकता हूं कि जादव साहब डीजीपी जो हैं, डीजीपी साहब हैं, वो बड़े स्तर पर पुलिस के माध्यम से, इस वर्दी के माध्यम से भी नशाखोरी के खिलाफ ज़बरदस्त अभियान चला करके गांव-गांव, घर-घर, मोहल्ले-मोहल्ले में जाकर के लोगों को जागरूक करने का कार्य कर रहे हैं। ये कहीं ना कहीं पुलिस के लिए भी
और आम जनमानस के लिए भी शुभकामनाओं का विषय। और मैं समझता हूं कि सरकार भी कहीं ना कहीं कार्य तो कर रही है, लेकिन और बड़े स्तर पर होने चाहिए, जिसके लिए मैं सरकार से भी निवेदन करूंगा और जनता से भी निवेदन करूंगा कि सरकार से आप इस बात की मांग करें कि नशाखोरी पर अगर ज़बरदस्त लगाम अगर हमें लगानी है तो उसके लिए सरकार और संस्कार दोनों ही मिलकर के कार्य करेंगे तो जल्दी हम सफल हो जाएंगे। जैसे आपने कहा कि सरकार के कदम होने चाहिए, उसी हिसाब से हिसार में पिछले दिनों नशाखोरियों के घर को तोड़े गए। अब जैसे वहाँ से जो खबर आ रही है, घर तोड़ने के बाद जो पहले 50 में बेचते थे अब वो 250 में बेच रहे हैं और लोग ले रहे हैं उसको। अगर आपके पास ऐसी कोई खबर है तो आप पुलिस को खबर क्यों नहीं देते? पहली बात तो आप पत्रकार महोदय हैं, आपको ही मैं इसके लिए कटघरे में खड़ा करूँगा। आपके पास अगर इस प्रकार की कोई खबर है तो सब आप पत्रकार बंधु, छायाकार बंधु या देश का आम व्यक्ति, देश का नागरिक, हम सबका ये दायित्व कर्तव्य बनता है कि हम सब इसकी सूचना तत्काल प्रभाव से, तुरंत प्रभाव से जागरूक होकर के अपनी पुलिस को दें और पुलिस के माध्यम से पुलिस या कार्रवाई और पुलिस या लठ के माध्यम से इस प्रकार की दुष्टता का दमन करने के लिए कदम उठाएं। अकेली सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, प्रत्येक व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी, तब जाकर के हम इसमें कहीं ना कहीं सफल होंगे। तो आप जल्दी बताओ आपको कहाँ से मिली तो नशे की अगर बात करें, हम लोग ना हुक्का बार बहुत सारे चल रहे हैं, लोगों ने व्यवसाय बना लिया इसको कि ज़्यादा पैसे कमाने तो आप ये रास्ता अपना लो, उस रास्ते को ख़त्म करें। लोगों में एक तरह से कि अपनी एक उसमें एक समाज में एक अच्छा संदेश जाए ताकि नशा हम व्यापार ना करें और काम से हम लोग पैसे कमा सकते हैं, नशे को और ना काम करें। देखिए, तमाम प्रकार के संस्थान खुले हुए हैं जो कि शिक्षा को बढ़ावा दे रहे हैं। वैदिक गुरुकुलों की, आर्ष साहित्यों की, मोक्ष ग्रंथों की, वेदों की या उन शास्त्रों की जो एक नई चेतना के रूप में क्रांति को खड़ा करते हैं, उनकी सख्त आवश्यकता है। जितने गुरुकुल हैं, भारतीय जनता और हम सब को मिलकर के ये प्रयास करना होगा कि अपने गुरुकुलों की संख्या बढ़ाएं। जब गुरुकुलों की संख्या बढ़ेगी तब बुनियादी समस्याओं के ऊपर लगाम लगाने के लिए गुरुकुलों से योद्धा निकलेंगे, ब्रह्मचारी निकलेंगे और त्वरित कार्रवाई के लिए शिक्षक आगे आकर के अपना वैभव गौरवान्वित करेंगे और उनके साथ चल करके जनता भी कहीं ना कहीं इस प्रतिस्पर्धा के अंदर विजय होगी और हम सब नशाखोरी पर लगाम लगा पाएंगे। नशाखोरी से बचने के लिए कहीं ना कहीं जो देश का शिक्षक है, देश का सैनिक है और देश के जो साधु संत हैं, उनका ये मुख्य कार्य होना चाहिए। उन सबको मिलकर नशाखोरी पर लगाम लगाने चाहिए और सरकार को इसके लिए कड़वे कानून बनाने चाहिए, सख्त कड़वे कानून। नशाखोरी के खिलाफ नरमी कदाचित बरतनी नहीं चाहिए। नेता जी, उसके बाद अगला सवाल जो है मैं आपसे पूछना चाहूँगी, आज जैसा आप बता भी रहे थे कि लड़कियों के लिए आज से पहले शायद उतने बेहतरीन ऑप्शन या विकल्प जो है उपलब्ध नहीं थे। आज जिस तरीके से स्पाइन कबड्डी लीग की तरफ से कबड्डी को लेकर या लड़कियों को लेकर जैसे मौके दिए जा रहे हैं, उसको लेकर के आप क्या सोचते हैं? देखिए, ये बहुत ही, मैं सबसे पहले तो योगेश भाई को बधाई दूंगी कि उन्होंने इतने बड़े बड़े आयोजन जो करवा रहे हैं और ये इसमें कोई वो दो राय नहीं है, क्योंकि अगर स्कोप मिलेंगे तो बच्चे भी निकलेंगे। और आज बेटियों के लिए आज बहुत सारा बदलाव हुआ है, सरकार भी काम कर रही है, समाज भी काम कर रहा है। हर माता पिता भी चाहते हैं कि मेरी बेटी कामयाब हो और वो मजबूत बने, वो किसी भी फील्ड में जाए लेकिन वो खुद उस फील्ड में कामयाब हो। तो आज का जो अवसर है, आज से मैं 20 साल पहले की बात करूँ तो ऐसे माहौल नहीं थे, ना ऐसा माहौल था, ना ऐसे आयोजन थे, ना ऐसे आयोजक करता थे कि जो ऐसे बड़े बड़े आयोजन करवाएं। तो आज बहुत ऑप्शन है। आज सिर्फ मैं बच्चों को इतना ही कहूँगी आपके चैनल के माध्यम से, अगर आज कमी रहती तो आपकी मेहनत की रहती है। आप जी तोड़ मेहनत कीजिए, स्ट्रगल कीजिए और माँ बाप की बातों को मानिए, टीचरों की बातों को मानिए। आज ऑप्शन बहुत हैं। आज सिर्फ और सिर्फ आपने अपने लक्ष्य पे निगाह रखनी है और मेहनत करनी है, तो आपको जरूर मंजिल मिलेगी। एक सवाल और पूछना चाहूँगी, बड़े अहम मुद्दे पर आपने बातचीत की थी ऊपर। आजकल जो भी बच्चे स्पोर्ट्स में जाते हैं, खासतौर से डाइट को लेकर के कहीं ना कहीं अंडे वगैरह खाना तो चलिए नॉर्मल है, लेकिन जिम में जाना या पाउडर खाना वो आजकल का चलन बहुत हो गया। खासतौर से स्पोर्ट्स में जो बच्चे हैं, स्पोर्ट्स में आप रही हैं हमेशा से, जो है हरियाणा का, हिंदुस्तान का नाम रोशन किया है, ऐसे डाइट को लेकर के आपकी क्या राय है? क्या लगता है बच्चों को क्या ये इनका फॉलो करना चाहिए इनको? देखिए, मैं ये कहती हूँ कि हमारी डाइट पहले से बहुत ज़्यादा मजबूत रही है, क्योंकि खासकर हिंदुस्तान लगभग कृषि प्रधान देश है। किसान सबसे ज़्यादा है, मजदूर सबसे ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क हमेशा करते रहे हैं। लेकिन स्पोर्ट्स पर्सन की बात करूँ मैं, जो हमारी एनर्जी डाइट है, हमारा जो घी दूध है, जो हमारा बेसिकली रहा है, जो हम घोड़े को डाइट देते हैं तो चना देते हैं। तो मुझे लगता है कि जो जितना ताकत के साथ घोड़ा भागता है, शायद उतनी एनर्जी की उतनी स्पोर्ट्स पर्सन को भी जरूरत पड़ती है। तो मुझे लगता है कि हमारा जो खान पान है, हमारी जो जड़ी बूटियाँ है, जो हमारे घी दूध दही, और मैं तो हरियाणा की बेटी हूँ, जहाँ दूध दही का खाना वो मेरा हरियाणा। तो मुझे ये लगता है कि जो विल पावर और जो ताकत हमें मिलती है वो हमारे साधारण खान पान से मिलती है। मैंने कभी भी मांस मीट नहीं खाया, कभी भी मैंने कोई ऐसा प्रोटीन सेवन नहीं किया, मैं कभी जिम नहीं गई, क्योंकि मैं ऐसी फैमिली से हूँ जहाँ पर जिम से ज़्यादा काम तो हमारे घर में वैसे ही होते हैं। तो मेरे को
मेरे अंदर वो कंटिन्यूटी रही है, मैंने वो स्ट्रगल किया। और मेरा ये मानना है कि कोई भी व्यक्ति अगर ये कहे कि मैं फॉलो करना चाहूँ तो आप ये रूटीन फॉलो कीजिए, क्योंकि हमारा पुराना इतिहास है, सब इतने फिट और हिट रहे हैं, इतनी लंबी लंबी एज रही है। तो मेरा ये मानना है कि हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो रियल में हमारे खान पान है, जो हमारा आहार है, दूध दही मक्खन साधारण, और जो सबसे बड़ी बात है जो मैं बचपन से जो मैंने जिया है, जिस चीज़ से मैं सबसे बड़ी बात देसी गाय का घी और दूध मक्खन जो मैं खाती हूँ, उसकी एनर्जी और उसकी ताकत बहुत बड़ी है, और जो हमारी सदियों तक हमारी चली आती है। तो मेरा ये मानना है कि हमारी देसी डाइट को हम फॉलो करें, और वो एनर्जी लेवल अलग ही रहता है। जो हम क्या पता पशु पक्षी में क्या बीमारी हो, जिस मांस मिट्टी को हम खा रहे हैं, जो चीज़ें हम खा रहे हैं उसके अंदर आपको पता थोड़े है, लेकिन जो प्रकृति उगा रही है उसके अंदर प्रकृति कभी भी कमी नहीं छोड़ती। तो मेरा यह मानना है कि प्रकृति से बड़ा कोई वो नहीं हो सकता। आपके हिसाब से किसी जानवर की चमड़ी को खाने से अच्छा है कि उसके अंदर से बिल्कुल, जो जड़ी बूटियाँ जो परमात्मा ने रच दिया उसका कोई अंगलन नहीं, परमात्मा से बड़ा कुछ नहीं है, परमात्मा जो। योगेश जी, अगला सवाल हम जो है आपसे पूछना चाहेंगे, एक बेहतरीन जो है स्पाइन कबड्डी लीग जो है आप लेकर के आ रहे हैं, पीछे का मकसद जानना चाहूँगी कि किस जो है मोटिव के साथ आपने ये एक नया कदम उठाया है। हम ये सोच रहे हैं कि दिल्ली जयपुर जैसे बड़े सिटी में तो इवेंट होते ही हैं, हमारा मुख्य ग्रामीण इलाके में करवाने का यही मकसद है कि जो ग्रामीण प्रतिभाएं हैं वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कैसे निखर गए हैं। इसी मकसद से ये कार्यक्रम करवा रहे हैं। कितने दिन का जो है ये पूरा आपका पीरियड चलने वाला है, गेम्स जो है कितने दिन चलने वाले हैं, कितने दिन मैचेस होने वाले हैं, थोड़ी सी जानकारी चाहूँगा। 10 मार्च से 13 मार्च तक निरंतर ये ओम स्टर्लिंग ग्लोबल यूनिवर्सिटी में मैच होंगे। मैच हर रोज़ दिन में 2 बजे शुरू होंगे और रात्रि 10 बजे तक चलेंगे। हर रोज़ यानी 9 मैच होने हैं। 4 दिनों में हमने फाइनल करवाना है। सुल्तान जी, आप बताइए, जैसे ट्रॉफी का आज अनावरण किया, बहुत सारे लोग यहाँ पे शिरकत करने पहुँचे, क्या रहने वाले बच्चों में किस तरह का उत्साह था ट्रॉफी को देखकर? रमन आ जाओ। ट्रॉफी को देख के बच्चों में इतना उत्साह था कि हमें एक इतना अच्छा जो प्लेटफार्म दिया है हमारे चेयरमैन योगेश शर्मा जी ने, इतनी मेहनत करके और गांव की छोटी छोटी बच्चियों को और उनको प्रतिभाओं को जानने के लिए, उनको करने के लिए इतना बड़ा बहुत ही अच्छा और बेहतरीन जो प्लेटफार्म दिया है, उनमें आज बच्चों ने जो ट्रॉफी उसमें देखा है तो उनका जोश बहुत ज़्यादा बढ़ा है। जी, जैसे आपकी भी जिम्मेदारी है, पिछला एक तरह से लीग था, बहुत सक्सेसफुल आप लोगों ने कराया, दूसरा लीग होने जा रहा है, तो किस तरह की उम्मीदें हैं और क्या लगता है कितने भव्य रूप में कार्यक्रम आयोजन होगा? पहले सीजन से बहुत ज़्यादा उम्मीद, दूसरे सीजन में बहुत ज़्यादा उम्मीद है जी। आप क्या समझते हैं कि जो यहाँ की गूंज है कहाँ तक पहुँचने वाली है? पूरे इंडिया में पहुँचेगी, विदेशों तक भी जाएगी गूंज।